नाज़रीन वेलकम बैक। गबोल साहब हमें बता रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बगैर जो है ना यहाँ ना SHO को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी बड़े ज़मींदार और वडेरे को, और उसके बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आप थोड़ा इस पर कंटिन्यू करें प्लीज़ साहब। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि अकाउंटेबिलिटी जब होती है तो देखिए, आप यही पाकिस्तानी जब दुबई चले जाते हैं तो गाड़ी कैसे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। 1 किलोमीटर पहले इंडिकेटर दे देते हैं लेफ्ट मोड़ना है कि राइट मोड़ना है। बिल्कुल। और यहाँ वो राइट वाली लेन से वो डैश करते हुए लेफ्ट पे आएगा और फिर वो बीच में टकराव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे। नो वन इज गोइंग टू एडमिट देयर फॉल्ट। पुलिस वाला आएगा, अगर आ गया तो उसको अब हाथ मिलाएगा, वो अपनी मुट्ठी बंद करेगा, वो उधर देखेगा और आप ये गए और वो गए। तो जब आपको मालूम है कि जस्टिस इतना सस्ता है और इतनी इनजस्टिस भी है कि आप 50 रुपए देके अपनी जान छुड़ा सकते हैं, तो उस मुल्क में क्या होगा? अगर यहाँ आपकी लाइसेंस पे पॉइंट सिस्टम हो जैसे दुनिया में है कि अगर आपके लाइसेंस पे अगर उसने इसके हरकत की 3 पॉइंट्स लग जाएं और कि जी 12 पॉइंट पे आपका लाइसेंस कैंसिल, फिर आप 2 साल तक नहीं चला सकते, तो टैक्सी वाला सोचेगा मेरा अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो फिर क्या होगा? मैं चलाऊंगा गाड़ी तो मैं सोचूंगा अगर मैं लाइसेंस, तो आई विल बी केयरफुल, मैं एहतियात करूंगा। ये होती है अकाउंटेबिलिटी, हर लेवल के ऊपर होती है अकाउंटेबिलिटी। अगर टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी है तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी सही तरीके से टाइम डिवोट करेंगे। लेकिन अगर आपके माशरे में अकाउंटेबिलिटी का नाम ही नहीं है और हर जगह 50, 100, 1000, 5000, लाख, 10 लाख जैसा मतलब केस, जैसी उसकी नौयत वैसी उसकी कीमत, तो यहाँ तो आप देखिए ना, जस्टिस की तो कीमत लगी हुई है, जैसा क्राइम वैसी कीमत, ऐसी कीमत। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में अगर जब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आप हर दफ़ा चाहे लैंड रिफॉर्म्स में आप रोएंगे, कोई आप पे अमल ही नहीं करेगा। अच्छा यूसुफ साहब, एक जो बर्निंग इशू आम आदमी के लिए है वो एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ 80% टैक्स कलेक्शन कंट्रीब्यूट करता है और बहुत थोड़े से लोग टैक्स देते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाउ डू तहरीक इंसाफ प्रपोज टू रिवर्स दिस? जैसे वेस्ट में होता है, वेल्थ टैक्स लिया जाता है, इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है, मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं। पीपल नो, आप तो डायरेक्ट टैक्स लेते हो, आपको पता है कि आपकी सैलरी इतनी थी, उसमें से इतने चलेगा गवर्नमेंट के पास। मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, दिस इज़ वेरी ऑप्रेसिव कि 24 रुपये आप पेट्रोल पे दे रहे हैं, 25 रुपये आप खुर्दनी तेल पे दे रहे हैं, मोबाइल पे 17% दे रहे हैं। इसको आप कैसे बदलेंगे? ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक गरीब आदमी जो एक मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी जॉब पे जाता है, उसकी तनख्वाह 8000, 9000, ये मैं उस आदमी की बात करूँ जो लोअर मिडिल क्लास का दफ्तर में काम कर रहा है, तो वो जो पेट्रोल भराता है वो भी वही टैक्स देता है, 24 रुपये 1 लीटर पे। मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, मैं भी वही टैक्स दे रहा हूँ, गो के मैं ज्यादा पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, मैं ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन रेशो टैक्स का तो वही है। तो ये तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, उसके ऊपर 17 है, चाहे वो गबोल साहब हो चाहे फकीर हो, इनडायरेक्ट। अब वो बात उन्होंने यूसेज पे लगा दी है। भाई एक प्लम्बर है, उसकी दुकान, उसका ऑफिस, उसकी सेक्रेटरी, उसका सब कुछ वो मोबाइल फोन है। हाँ, अब उसने उससे अपने बिजनेस की बात के लिए नेगोशिएट की नहीं, वो भी उसी तरह टैक्स है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ आपको एक काम ये भी करना होगा कि आपको टैक्स का जो बेस है वो आपको ब्रॉड करना होगा। जब आपका टैक्स बेस ब्रॉड हो जाएगा तो फिर ये जो हम कंसंट्रेट करते हैं ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर आवर रेवेन्यू, वो कम हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप कम कर सकते हैं। इसको रिलीफ देने का देखिए, गवर्नमेंट ने तो चलना है, हाँ, उनको टैक्सेस तो चाहिए, लेकिन अगर आपका बेस ब्रॉड हो जाएगा तो जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं आप उसको कम कर सकेंगे, क्योंकि आपका बेस ब्रॉड हो गया। अब यहाँ शॉपिंग मॉल्स हैं, उस शॉपिंग मॉल्स में 3-3, 4-4 करोड़ की दुकानें हैं जी, और वो टैक्स नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो नाम का दे रहे हैं। अभी जैसे रिसेंट आग लगी थी तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये दुकान की क्या कीमत है और तुम लोग क्या टैक्स देते रहे हो, तो देयर वाज नो रेशो। अरबों की दुकान और वो टैक्स पता चला उन्होंने 20 साल 25 साल से कोई दिया ही नहीं। अपने आपको अकाउंटेबिलिटी यहीं आ गई ना। मैं जो बात जो तहरीक इंसाफ कर रही है, हम जो निचोड़ पे पहुंचे हैं वो ये है कि ये जो फरसुदा निज़ाम है, ये जो निज़ाम ऑफ स्टेटस को, जो निज़ाम ऑफ करप्शन है कि ले दे और निपटाने वाली जो निज़ाम है, ये निज़ाम ख़त्म होना पड़ेगा।
अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, 21वीं सदी में आना है, तो ये निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा और हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना पड़ेगा। हमें भी फ़र्ज़ है, हमारी आवाम को भी फ़र्ज़ है कि उधर टैक्स देना भी सीखें अगर वो हुकूमत से ये चाहते हैं कि उसके बेनिफिट्स मिले। और अगर वो नहीं देंगे टैक्स, फिर भी गवर्नमेंट ले ही लेगी। उसके दो तरीके हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और दूसरे एज ए मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट मेरी अपनी जो व्यू है, मैंने पूरे दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है कि मेरा दावा है कि आज अगर आप एक्स्ट्रा नोट छापना बंद कर दें पाकिस्तान में, महंगाई नहीं होगी। दो चीज़ है, एक तो होती है कि एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाना किसी वजह से, जैसे पेट्रोल की कीमत रिसेंटली 25 से 100-200 अभी 70-80 पे चली गई, बिकॉज देयर इज ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल इन द वर्ल्ड। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़रा ऐसा लगता है कि कम हो गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कंटिन्यूसली हर चीज़ की कीमत बढ़ना, जिसको उर्दू में अफरात ज़र और अंग्रेज़ी में इन्फ्लेशन कहते हैं, वो हमारी जो स्टडी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकती अनलेस के मनी सप्लाई का एक्सपेंशन ना हो। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है जापान में, तो जापानी जो है ना गरीब हो जाता है, अरब अमीर हो जाता है, जापानी गरीब हो जाता है कि उसके टोयोटा गाड़ी की कीमत नहीं बढ़ी और तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ गई, रिलेटिवली बिकम्स पुअर। सपोज ए जापानीज वाज स्पेंडिंग इन 1973 $100 फॉर हिज पेट्रोल, कीमतें बढ़ती चली गई, अब वो $1000 दे रहा है पेट्रोल पे, मगर वहाँ जापान में इन्फ्लेशन नहीं हुआ। 1980 से लेकर अब तक आप देख लें ज़ीरो इन्फ्लेशन है। वजह क्या है कि जो एक्स्ट्रा पैसा उसने पेट्रोल पे खर्च किया, वो उतनी उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी अपने दूसरे ख्वाहिशात की। उसने सिनेमा नहीं देखा, उसने कोई इंटरटेनमेंट नहीं की, उसने कपड़ा नहीं खरीदा, मगर वो अपने बजट ही में रहा, मनी तो नहीं बढ़ा। तारिक साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन उनके पास इंस्टीट्यूशंस इदारे हैं जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो उनके मुल्क में नहीं होने देंगे। 100% एग्री। जापानी सेंट्रल बैंकर को आप सर पे पिस्तौल रख के गोली भी मार देंगे ना, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और जापानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के सर पे गोली रख दें और कहें कि यार नोट जो है ना, मैं क्योंकि मुझे खर्चे करने हैं, तुम 20% नोट छाप दो, हालांकि ज़रूरत अभी 2% की है, वो नहीं छापेगा, कहेगा सर गबोल साहब प्लीज़ गो हेड किल मी, बिकॉज उसके लिए वो इतना बड़ा क्राइम है which he क्राइम के preferred to die। कर भी नहीं सकेगा, इतनी टीयर्स ऑफ है वो उसके अंदर, इतनी वो अप्रूव कर प्रोसेस भी देगा ना तो उसका नीचे वाला रोक देगा उसको। वो ब्लॉक हो जाएगा, वो अप्रूव कर ही नहीं सकता क्योंकि नीचे से होके आना है। हाँ। जब नीचे से और जो होकर प्राइम मिनिस्टर justify साहब ने नहीं कर उसको सकते। ऑर्डर दिया ना, उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुआ है ऐसा। अच्छा, अमेरिका में आपने देखा है एलन ग्रीनस्पैन वगैरह कितने पावरफुल लोग थे, ये बुश वगैरह जैसे प्रेसिडेंट भी उससे डरते थे कि ऑल ही हैज टू डू इज कम टू द पब्लिक एंड से दिस प्रेसिडेंट इज पुशिंग मी टू इंक्रीज मनी which I think is not required। इकोनॉमी 2% पे इंक्रीज कर रही है, ये मुझे कह रहा है 20% चाहो। लेकिन अमेरिका में भी देखिए करप्शन हुई है, उन्होंने बैंक्स ने अनजस्टिफाइड लोन्स दिए बिलियंस का, वो एक अलग स्टोरी वो है। 2 बैंक्स उनके इतने बड़े बड़े कोलैप्स हो गए, वो पूरा सिस्टम, पूरा जो मॉर्गेज प्रोसेस थे वो कोलैप्स हो गए। इवन इन अ सोसाइटी लाइक अमेरिका वो उसको डक करके निकल गए उसके अंदर। लेकिन मगर जहाँ तक महंगाई पे हम अगर वापस आ जाए, रिजर्व बैंक ने कोई एक्स्ट्रा नोट प्रिंट नहीं किए अदर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। यूरोप में अभी इन्फ्लेशन 0 है, वहाँ भी कोई भी सेंट्रल बैंकर, देखिए जर्मनी का सेंट्रल बैंक आप जो बात कह रहे हैं महंगाई का जो डायरेक्ट रेशियो है ना, वो एक बाइंग पावर का है और एक सेलिंग पावर का है। जब आपके पास बाइंग पावर और सेलिंग पावर को आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो आप बैलेंस और हार्मनी में चलेंगे। आप एक चीज़ बनाते चले जाएं और आपके पास बाइंग पावर ही नहीं है, सो देयरफॉर इसको आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। इसको आपने ये देखना है कि आप फॉरेन एक्सचेंज भी कितना अर्न कर सकते हैं, आपकी इतनी बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं आपके पास, और आप शर्म की बात है कि हमने कभी प्याज और कुछ हमें इंपोर्ट भी करने पड़ जाते हैं। जिस मुल्क में हज़ारों लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है उसको आप आबाद नहीं करते। अगर हमारा एक तहरीक इंसाफ की आपने बात की थी, हमारा ये प्लान था कि जो हमारे कैनाल सिस्टम है इनकी लाइनिंग करें, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मोर देन 35% ऑफ द वाटर इज लॉस्ट। अच्छा, उससे एक जमीन भी खराब होती है, उससे सेम और थोर होता है, सेरेनिटी जिसे कहते हैं, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, नमक आ जाता है ऊपर, और पानी टेल एंड में आते हुए खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो भी इफेक्ट करती है। तो हमें वॉर फुटिंग्स पे ये देखना है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज किस तरह जनरेट करना है, हमने अपनी अर्निंग्स को किस तरह बनाना है। जब हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो हमारी बाइंग पावर बढ़ेगी। अब
हमारी फार्म सेक्टर के अंदर मैं आपको बताऊं, आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, हम इस वक्त वर्क कर रहे हैं एक्टिवली कि अगर जमीन फर्ज कीजिए 10,000 एकड़ जमीन ले ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस और उसके ऊपर हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग इंप्लीमेंट करें और लोगों को हम पार्टनर्स बनाएं उसके अंदर कि आप आइए और इसकी यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को डबल करना, ट्रिपल करना, 10 टाइम्स 10 फोल्ड इसको बढ़ाने के क्या तरीके। आपको मालूम है अमेरिका